हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल क्लासेस। वेलकम अगेन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। जल्दी से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो जो है 2 पार्ट में होने वाली है और ये जो चैप्टर है वो मोस्ट अवेटेड चैप्टर है बहुत सारे बच्चों के लिए। सबको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन करता है ये चैप्टर। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है और ह्यूमंस का और बाकी जो पार्ट है बाकी ऑर्गेनिज्म का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नॉट ह्यूमन रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का मतलब ये हुआ कि हम ह्यूमन के अलावा भी बाकी जो दुनिया में चीज़ें रह रही हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है गुरुकुल क्लासेस। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ हैं आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे ज्वाइन करने के बाद। तो आपके टेलीग्राम आपके फ़ोन में होना चाहिए। उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये टेलीग्राम पे ले जाएगा। ठीक है, तो सब चेक करके एक बारी मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर बच्चों को लगता है कि सिर्फ इसमें हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिज्म का मतलब है आसपास के जानवर भी हैं उसमें इंक्लूड, और पेड़ फ्लोरा एंड फौना भी इंक्लूड है। यानी कि यहाँ पे प्लांट्स भी इंक्लूड होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंक्लूड होंगे, बैक्टीरियाज भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हम कवर करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोग जो है मेरी वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते। तो मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो को बनाऊँगा, उसके बाद उन्हें पार्ट बाई पार्ट रिलीज़ करूँगा। आप लोगों से एक शिकायत है बस कि जो लोग भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं प्लीज़ एटलीस्ट एक थंब जो लाइक उस पर बना हुआ है उस पर क्लिक कर दिया करें, सिर्फ एक बार। आपको पता है 2 बार करने से क्या हो जाएगा, वो डिसलाइक हो जाएगा। तो एक बार तो आपको सिर्फ एक बार वो थंब पे क्लिक करना है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, उसमें कुछ आपका टाइम तो जाएगा नहीं, 1 सेकंड का काम है, बस क्लिक कर दिया करिए। अगर देख रहे हैं अच्छी लग रही है तो क्लिक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो कमेंट कर दीजिए, कोई बात नहीं, वो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम पहले कि रिप्रोडक्शन किया क्यों जाता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन मीन्स। देखिए, एक वर्ड होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का बनाना, उसी से बना हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू द देमसेल्फ। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो भी ऑर्गेनिज्म हो, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, वो अपने जैसे सिमिलर और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसे और सिमिलर ऑर्गेनिज्म को अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये किया क्यों जाता है, ताकि ये लाइफ पर अर्थ पे जो है लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे और उनकी स्पीशीज़ जो है वो लगातार चलती रहे। ह्यूमन भी रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका जो वंश है आगे बढ़ता रहे, है ना। सब लोग को पता है ये बात। ठीक, उसके बाद अब ये होता कैसे, देखिए हमें पता है कि जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था कि सेल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है न्यूक्लियस। सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विच इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड मिलेंगे जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। एक हेरिडिटी मटेरियल मिला। हेरिडिटी मटेरियल बेटा वो होता है जिसमें पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, उसको कैरी करते हैं। अच्छा, किस फॉर्म में कैरी करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको क्रोमोजोम्स की फॉर्म में कैरी करते हैं, क्रोमोजोम्स। ठीक है, अगर नहीं याद है आपको तो अब जान लीजिए, क्रोमोजोम्स। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, उसे कहते हैं हम क्रोमेटिन मटेरियल। अब कैसी इंफॉर्मेशन, ऐसे नहीं कि कर क्या रहे हैं, जॉब क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनके बाल कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी लंबाई कैसी है, मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, ओके। ये वर्ड आप शायद अब आगे भूलेंगे नहीं क्योंकि आपका अगला चैप्टर जो है एवोल्यूशन एंड हेरिडिटी वो इसी से जुड़ा हुआ है, उसमें और डीपली हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। DNA replicates and form new cells causing variations. So these new cells will be similar
बट मे नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। अब यहाँ पर डीएनए जो है अपनी जैसी और सारी सेल्स को बनाता तो है, ठीक है, लेकिन उन सेल्स में थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज आता है। उसी चेंज की वजह से हम उसको कह देते हैं वेरिएशन। जैसे अगर आपने देखा होगा वो मूवीज़ में ही होता था, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन हो। नहीं, अमिताभ बच्चन का बेटा कौन होता है? अभिषेक बच्चन है, ठीक है। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बना, वो तो मूवीज़ में हुआ करता था कि बिल्कुल आइडेंटिकल बन गए भाई, बाल भी वैसे ही, हाइट भी वैसे ही। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बिल्कुल सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते। अब सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर जानिए आप। जैसे ये कप है और इसके जैसे एक और कप मैं लेकर आऊँ येलो कलर का, तो वो दिखने में एक जैसा होगा बट उसका कलर अलग है ना, तो वो सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और ग्रीन कलर का कप यहाँ पर लाना पड़ेगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब हू ब हू और सिमिलर मतलब उसके जैसा, अंतर है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचिए कि अगर अमिताभ बच्चन जी के बेटे अमिताभ बच्चन जी ही होते तो कैसे हो सकता था पॉसिबल? तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ किसके क्रोमोसोम जाने चाहिए? अमिताभ बच्चन जी के। लेकिन साथ में उनमें इन्वॉल्व कौन है? दूसरे पेरेंट भी तो इन्वॉल्व हैं, जया बच्चन जी। इसीलिए जब दोनों लोगों के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हुए उसके बाद अभिषेक बच्चन जी का जन्म हुआ। मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ एक आपको समझाने के लिए पर्पज से बताया है, आप इसको अदरवाइज ना ले। थैंक यू सो मच, ठीक है। अब जानते हैं वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीशीज ओवर द टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन। अच्छा, अब ये जो वेरिएशंस हम डीएनए करता है वो करता क्यों है? रीजन क्या है? विदाउट वेरिएशन क्या हम आगे अर्थ पे बढ़ा नहीं सकते चीज़ों को? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं विदाउट। अब आइडेंटिकल अगर जैसे इसके जैसे मैं एक और कप, इसके जैसा एक और कप में अगर ला के रख दूं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैंने इसमें पानी पी लिया है तो कभी कभार हम डाउट में आ जाएंगे कि इसी वाले कप में दोबारा तो किसी में नहीं दे सकते। अब मान लीजिए 2 ग्रीन कलर के कप ले लिए तो आपको एक बार ही सोचना पड़ेगा, यार कहीं मैंने उसमें पानी पी तो नहीं लिया था पहले से और मैं किसी और को ऑफर कर दूं, है तो उसके लिए झूठा हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिकल का भी ऐसे ही कोशिश करिए कि अगर एक बीमारी पेरेंट्स को, अगर आइडेंटिकल बच्चे होते तो, ठीक है, एक बीमारी अगर पेरेंट्स को हुई है तो वो सारी ही स्पीशीज में कैरी आउट करेगी अगर आइडेंटिकल होगी। क्यों? बीमारी से लड़ने की ताकत भी आइडेंटिकल होगी, उसे फेस करने की आदत भी आइडेंटिकल होगी, ठीक है। उसको बुखार आएगा तो इनको भी बुखार आएगा, ठीक है, समझ आया। ऐसा होता है केवल किसमें? ट्विंस के केसेस में होता है, वो भी आइडेंटिकल ट्विंस के केसेस में, कि दोनों को बुखार एक टाइम आ जाए, ठीक है। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो पूरी की पूरी स्पीशीज जो है वो खराब हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट डाला ये आपका पूछा हुआ पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म की वजह से, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी को, अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना, अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो कोरोना में अगर हम सब आइडेंटिकल होते तो किसी एक को अगर कोरोना होता तो सारे को कोरोना हो जाता। हुआ, मैं मानता हूँ हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो बच गए थे, ठीक है। तो वो क्यों बच पाए? क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं थे, सिमिलर थे हम लोग आपस में लेकिन आइडेंटिकल नहीं थे। तो अगर एक की डेथ होती तो वो डेथ होती चली जाती और हमारे ह्यूमन काइंड का जो ह्यूमन काइंड है वो खत्म हो जाती। बात समझ आ गई आपको? समझ आ गई होगी आई गेस, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशन यानी कि अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? रिप्रोडक्शन बेटा होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों में आपको डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अंतर पूछा जाएगा। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में हमेशा सिंगल पेरेंट होगा। कैसा पेरेंट होगा? सिंगल पेरेंट होगा। और यहाँ कैसे होंगे? डबल पेरेंट्स होंगे, मतलब मदर एंड फादर दोनों इन्वॉल्व होंगे और वहाँ पर क्या केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। उसी से हमारा जो है नया बेबी या न्यू डॉटर सेल हमारी रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल है तो गैमेट भी फॉर्म नहीं होंगे, नो गैमेट्स फॉर्म, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म यहाँ। लेकिन गैमेट्स होते क्या हैं आप ये जानिए ज़रा। गैमेट्स बेटा कहते हैं एग्स को, एग्स, एक मदर का एग और एक फादर का एग जब दोनों फ्यूज होते हैं तो जाके एक न्यू इंडिविजुअल की क्रिएशन होती है, ठीक है। समझ आ रहा होगा थोड़ा सा, अभी आपको आगे और समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल पेरेंट्स, आइडेंटिकल डॉटर होती है, मतलब जैसा पेरेंट्स था वहाँ पे आइडेंटिकल बिल्कुल उसके जैसा डॉटर होगा, जैसे पेरेंट्स था वैसे ऑफस्प्रिंग या डॉटर होगा। और डॉटर सेल, मैं आपको डॉटर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसको डॉटर सेल ही कहा जाता है, उसके बेबीज को, ऑफस्प्रिंग को डॉटर सेल ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉटर सेल जो होगी वो वेरिएबल होगी, मतलब अलग अलग होगी, अलग अलग अंतर होगा दोनों में, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है।
2 पेरेंट्स है, ठीक है। अडॉप्टेड बाई, अच्छा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने ज़्यादातर इसको फॉलो किया, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, है ना, स्पायरोगायरा हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें हम जानेंगे जो दिखाई नहीं देते हमें नेकेड आइज से, उन्हें कहा जाता है लोअर ऑर्गेनिज्म। वहीं अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये हायर ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए हमारे, ठीक है। प्लांट्स में भी होता है और मैं कहूँगा कि ह्यूमंस में तो होता ही होता है, जहाँ पर पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वेरिएशन होगी तो फ़ायदा क्या है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़ायदा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए वेरिएशन होगा तो लोगों का सर्वाइवल की चांसेस भी बढ़ जाएंगे, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, ठीक है। तो इट इज़ यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन द स्पीशीज़, और वेरिएशंस होंगे तो सर्वाइवल भी होगा, वर्ड याद रख लीजिएगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे, सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज, ठीक है, सर्वाइवल के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। अब मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानेंगे कि किन किन तरीकों से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। याद रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ये याद रखिएगा। कोई एग फॉर्म नहीं होगा, नो एग फॉर्म, याद रखिएगा। यहाँ पे आइडेंटिकल रहेंगी चीज़ें, ये मैंने आपको जानबूझकर दोबारा लिखी हैं ताकि आपके माइंड में ये तीनों बातें हम मोड जब पढ़ने वाले हैं उसमें रहें, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा फिजन। अब फिजन क्या होता है? देखिए आपने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में जाना होगा, समझा, कभी जाना उसके बारे में, व्हाट इज़ न्यूक्लियर बॉम्ब, कैसे काम करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैसे काम करते हैं, या हम कहेंगे कि सन के अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो एक वर्ड होता है फ्यूजन, एक वर्ड होता है फिजन, ठीक है। फ्यूजन जब 2 चीज़ें मिलती हैं तो उसे कहते हैं फ्यूजन, और जब एक चीज़ से 2 चीज़ें निकले, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें निकले एक चीज़ से, सिंगल है उससे 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें निकले तो उसे कहेंगे फिजन। तो सन के अंदर फ्यूजन और फिजन दोनों हो रहा होता है। एक बात और याद रखेंगे, जब भी फ्यूजन होगा या फिजन होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी ज़रूर होगा। लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में होता है। अब मैं न्यूक्लियर बॉम्ब से क्यों इसे आपको रिलेट करा रहा हूँ? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यही होता है। वहाँ पे एटम बॉम्ब कह लो या न्यूक्लियर बॉम्ब कह लो, वहाँ पे एटम्स जुड़ते हैं तब भी एनर्जी फॉर्म होती है, और नया फॉर्म और एनर्जी लॉस होती है हीट की फॉर्म में, और जब वो एटम्स फटते हैं तब भी एनर्जी लॉस होती है। हमें 9th क्लास में ये बताया गया था कि एटम्स ना ही तोड़े जा सकते हैं ना ही उनके अंदर जोड़े जा सकते, क्योंकि सबसे छोटी एंटिटी है, बट ह्यूमन ने उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करके उसे तोड़ने का भी तरीका ढूंढ लिया है, ठीक है, समझ गए। तो अब आ जाते हैं बैक टू द फिजन। फिजन मैंने आपको क्या बताया, जब एक पेरेंट सेल से बहुत सारी सेल्स निकलेंगी तो उसे कहा जाएगा फिजन। अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर आपने फिजन जान लिया तो अब ये बताइए व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज। ये आपने मैंने ख्याल से कंप्यूटर में पढ़ा होगा। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है, उसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने लेटर्स होते हैं? 0 और 1। तो बाइनरी का मतलब क्या हो गया? 2। यहाँ पर दो चीज़ें निकल रही होंगी उसे कहा जाएगा बाइनरी। यहाँ पर 2 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वहाँ पे उसे क्या कहा जाएगा? बाइनरी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? बाइनरी फिजन। देखिए 2 सेल्स आर फॉर्म। यहाँ पे कितनी सेल्स फॉर्म होंगी? 2 सेल्स। जैसे अमीबा देखिए पहली स्टेज में ऐसा रहा, दूसरी स्टेज में डिवाइड होना हल्का सा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर और डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होते होते देखिए बिल्कुल टूटने लगा, और फिर एक यहाँ पे डिवाइड होके चला गया और एक यहाँ पे डिवाइड होके चला गया। तो देखिए एक सेल से कितनी सेल बनी? 2 सेल। तो इसीलिए इसको बोला गया बाइनरी फिजन। और एक सेल से अगर 2 से ज़्यादा बनेंगी तो मल्टीपल फिजन। सिंपल, ठीक है। जहाँ पर 2 से ज़्यादा बनेगी, मैनी सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, उसे कहेंगे मल्टीपल फिजन। आई गेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, इस वाले चैप्टर में आपको एग्जाम्पल याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऑप्शन वाले में 1 मार्क्स वाले में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, मार्क्स वाले में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मल्टीपल फिजन कौन सा होगा? मैनी सेल्स आर फॉर्म। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कोई ऐसे कोई चीज़ नहीं है। प्लाज्मोडियम इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा होता है वैसे ही प्लाज्मोडियम होता है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल फिजन हो रहा है। एक सेल से कितनी सारी सेल बन रही है, देखिए कितनी सारी सेल्स बन रही हैं एक सेल से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल फिजन। अगली चीज़, अगला है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसमें फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन हम दोनों ये साथ में पढ़ेंगे।
व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा जाता है बेटा, इसलिए मैं आपको दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन, द ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीस डेवलप्ड इनटू, ये याद रखेंगे वर्ड, डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात कहूं कि यहाँ पे एग्जांपल है स्पायरोगैरा, ये स्पायरोगैरा था, ठीक है, अब ये इसका एक पीस ये निकल गया और इसका एक पीस ये निकल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ज़रा सा भी इसका पीस निकला तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसे कहेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। पीस टूटने के बाद दोबारा से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और मैं कहूँ, इसका एग्जांपल है स्पायरोगैरा, याद रखेंगे स्पायरोगैरा, ठीक है, स्पायरोगैरा ये भी ऑर्गेनिज्म है। और रीजनरेशन क्या है बेटा? रीजनरेशन में देखिए सेम लैंग्वेज है, बस एक वर्ड का अंतर है, सिर्फ एक वर्ड का। इफ अ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ईच पीस ग्रोन इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब एग्जांपल इसका देख लीजिए, एग्जांपल है यहाँ पर प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया जानिए, देखिए ये प्लेनेरिया है, ये 3 पीसेस में बेटा टूटा, 3 पीसेस में टूटा। अब देखिए ये जो पीस था ये वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इसमें देखिए पहला वाला पीस था, उसने बचा हुआ पार्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट था, मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट था ये ग्रो किया, बचा हुआ पार्ट, नया इंडिविजुअल नहीं क्रिएट किया, बचा हुआ पार्ट। इसका भी बचा हुआ पार्ट था, ये इसने ग्रो कर लिया, इसमें भी बचा हुआ पार्ट था, वो ग्रो कर लिया, ठीक है। कितने भी पीसेस में टूट सकता है, ये याद रखिएगा, दोनों में, फ्रेगमेंटेशन में भी और रीजनरेशन में भी। और ये बचा हुआ पार्ट दोबारा से जनरेट हो गया। वहां क्या था? न्यू इंडिविजुअल बेटा जनरेट हो रहा था, यहां पे सिंपल था कि एक नया इंडिविजुअल जनरेट होगा, और यहां पर कंप्लीट इंडिविजुअल जनरेट होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा दोबारा से, याद रखिएगा, दोबारा से, ठीक है। आई होप रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में आपको बस एक वर्ड का फर्क है और दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हालांकि वो इसके अंदर आता नहीं है, कि आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है, छिपकली, उसकी पूंछ कट जाती है, लेकिन वो पीस का जो अब वो पूंछ से नया तो कुछ नहीं निकल आता, नया एक छिपकली तो नहीं निकल आती, लेकिन उस जहां से पूंछ कटी है वहां से नई वो पूंछ निकल आती है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? वो रीजनरेशन की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। अगर उस पूंछ से एक और नई छिपकली निकल आती तो वो फ्रेगमेंटेशन के अंदर आ जाती। बात समझ आई आपको? आई होप समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बडिंग पे। बडिंग, व्हाट इज बडिंग? बडिंग बहुत इजी है। बडिंग देखिए, और आपको यहाँ पे बडिंग में भी एक एग्जाम्पल मिलेगा और यही एग्जाम्पल आपको रीजनरेशन में मिलेगा, उसका नाम है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा, ऑलराउंडर है ये, ठीक है। ये आपको हाइड्रा देखिए यहाँ पे भी मिला, रीजनरेशन में भी और बडिंग में भी। आपको मैंने आपको इसीलिए प्लेनेरिया का एग्जांपल ऊपर दे दिया था और हाइड्रा का नीचे दे रहा हूँ। बडिंग में क्या है? बडिंग मतलब बड क्या होता है बेटा? एक छोटा सा टुकड़ा, बड मतलब एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे आपके घर में अगर किसी के फ्लावर लगा होगा तो एक नई अगर उसमें टिप निकल आती है तो हम कहते हैं उसकी नई बड आ गई, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? उसकी नई एक बड आ गई, ठीक है। तो अ बड इज फॉर्म which develop into tiny individual, it detach from the parent body upon the maturation and develop into new individual, example hydra। यहाँ क्या है? देखिए ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा की ये देखिए ये यहाँ पे एक छोटी सी बड आई, वो जो बड है वो बड़ी होती गई और देखिए ये बड़ी हो गई, बिल्कुल एक नए इंडिविजुअल की तरह हो गई। और जब वो प्रॉपर इंडिविजुअल की तरह हो गई तो यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी और एक नई यहाँ पर हाइड्रा को क्रिएट कर लेगी। हाइड्रा बेटा वाटर में मिलता है, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रा ज़्यादातर वाटर में मिलता है, ठीक है। इट इज़ अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपने अभी तक देखा होगा कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कोई एग फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और प्लांट्स भी देखेंगे आप कि कैसा फॉलो करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बट कुछ प्लांट्स जो हैं वो करते हैं, वो आपके फर्दर क्लासेस में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मेनली जो है ये बेटा प्लांट्स के लिए, हमने अभी तक जो पढ़े थे वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए था, ठीक है। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये प्लांट्स के लिए। जो हम घर में
पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उनके ऊपर ये है प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे इससे आप सीखेंगे और घर में आप लगा सकते हैं आराम से। देखिए, इन मैनी प्लांट्स न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट सच एज, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो न्यू प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, किससे? वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? जैसे रूट से, स्टेम से और लीफ से। रूट से कैसे बनाते हैं? अब एक फ्लावर होता है जिसका नाम, बहुत सुंदर फ्लावर होता है जिसका नाम होता है डहलियाज। ठीक है, और स्वीट पोटैटो। अब ये फ्लावर तो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं भी देखा होगा। बहुत सुंदर फ्लावर होता है। ठीक है, आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत सुंदर सा फ्लावर होता है। और एक होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, ठीक है, जैसे शकरकंदी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और उस ज़मीन के अंदर से ये फ्लावर तो निकल ही आता है। ठीक है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो ऐसे बल्ब टाइप की बल्ब बना लेती हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे करके बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके बल्ब बना लेगी ये बहुत सारे। ठीक है, नोट्स टाइप की। ऐसे ही स्वीट पोटैटो बल्ब टाइप के बना लेता है। ठीक है, और जब ये इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसका सर्दियों में आता है डहलियाज, सर्दियों में बहुत मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, इनको निकाल के रूट्स को और इनको अलग अलग कर लेते हैं, इन बल्ब्स को, और नई मिट्टी में लगा देते हैं और ये फिर से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो हम किससे ग्रो कर रहे हैं? रूट से ग्रो कर रहे हैं। किससे ग्रो कर रहे हैं? रूट से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, फिर स्टेम से भी किया जाता है कुछ। अच्छा, आपको बता दूं कि पोटैटो जो है ना वो रूट प्लांट नहीं है, वो क्या है? स्टेम प्लांट। जिंजर भी ज़मीन के अंदर होता है लेकिन रूट प्लांट नहीं है, स्टेम प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर नहीं गाड़ा जाता, थोड़ा सा ऊपर गाड़ा जाता है, थोड़ा सा। तो पोटैटो को भी सेम, पोटैटो भी क्या करता है? ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए और वो क्या है, बहुत सारे अपने जैसे पोटैटोज़ को ग्रो कर लेगा। ऐसी जिंजर, ठीक है, अदरक भी यही करती है, बहुत सारी नोड्स को बना लेती है। अब आ जाते हैं लीव्स पे। लीव्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्नेक प्लांट। इसके अलावा है तो एक ब्रायोफाइलम तो है ही, ठीक है, लेकिन एक स्नेक प्लांट आपको मिलेगा, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें देखिए, पहले मैं ब्रायोफाइलम के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, लीफ नोचेज बियर बड विच डेवलप इनटू प्लांट्स। देखिए, इसकी जो लीव्स हैं, ठीक है, पत्थरचटा, आपको पता होगा एक पौधा होता है पत्थरचटा, उसमें होता है कि उसकी लीफ पर ऐसी छोटी छोटी बड्स निकल आते हैं। ठीक है, और इन बड्स को आप बाद में तोड़कर कहीं अगर मिट्टी में गाड़ देंगे तो एक नया इंडिविजुअल निकल आएगा। इस प्लांट्स का नाम क्या होता है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम। ठीक है, ऐसे ही मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं, स्नेक प्लांट। स्नेक नहीं होता, वो दिखता है स्नेक जैसा है। ठीक है, अगर आपकी उसकी लीव्स को कट कर दें बीच में से और उसको फर्दर आप गाड़ दें किसमें? मिट्टी में। आप फर्दर उसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो वो लीफ से ही न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको किस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाय लीव्स वाली कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरली होती हैं, ये चीज़ें कैसी होती हैं? नेचुरली। ठीक है, नेचुरल हो रहा है, इसमें हम लोगों का कोई काम नहीं है। अब हम कुछ आर्टिफिशियल हम भी ग्रो कर सकते हैं। वेट अ मिनट, आई गेस मेरा माइक गिर गया। सॉरी, तो मेरा माइक गिर गया था। तो मैं बता रहा था, हाँ, तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ, हम आर्टिफिशियली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को। अब एक एग्जांपल आप तो करा होगा शायद आपने, या घर में किसी को करते हुए देखा होगा कि रोज़ प्लांट को आपने लिया और उसमें एक, ये रोज़ प्लांट है और उसमें एक शार्प कट लगाया, और शार्प कट लगाने के बाद अगर उससे मिट्टी में आपने गाड़ दिया, जैसे आपने एक उसकी स्टेम में से इतना बड़ा पेंसिल जितना टुकड़ा लिया और उसमें शार्प 45 डिग्री का शार्प कट लगाया और आपने अगर उसे मिट्टी में गाड़ दिया तो वो क्या कर जाता है? ग्रो कर जाता है। ऐसा रोज़ के साथ होता है, ऐसा कई सारे प्लांट्स के साथ होता है। तो हम उसे आर्टिफिशियली कटिंग से ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपके नोन में है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जाना होगा या देखा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये व्हाट इज़ ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। ग्राफ्टिंग क्या होता है? देखिए, ये मैंगो में बहुत कॉमन है। ठीक है, मैंगो में जैसे एक अपने यहाँ का जो नेटिव मैंगो है, जिसे हम देसी आम कहते हैं, उसका प्लांट आपने गुठली से ग्रो कर लिया। जब वो ग्रो हो गया, ठीक है, उसके बाद उसकी जो स्टेम होती है ऊपर वाली, वो कट कर दी जाती है और एक आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा कि बाहर की कोई और स्पीशीज़ को ऐसे और ऐसे, ठीक है, 45 डिग्री पे, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगा, और इसी स्टेम के ऊपर स्टेम,
एक 45 डिग्री पे एक और स्टेम को जोड़ देंगे तो, और उसे फिर टेपिंग कर देंगे, फिर वो वहाँ से ग्रो कर जाती है। उसी चीज़ को कहा जाता है ग्राफ्टिंग, दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, उसे कहेंगे ग्राफ्टिंग। और कटिंग में बस ज़मीन में गाड़ा जाता है। इन दोनों में अंतर जानिए कि यहाँ पे स्टेम में स्टेम जोड़ी जाती है, ठीक है, ग्राफ्टिंग में स्टेम में, यहाँ पर ग्राफ्टिंग में स्टेम में ही स्टेम जोड़ी जाती है, और कटिंग में स्टेम ग्राउंड के अंदर जोड़ी जाती है। ठीक है, स्टेम जो है वो ग्राउंड के अंदर जोड़ी जाती है। लेयरिंग क्या होता है बेटा? लेयरिंग में क्या होता है, जैसे आपने देख लिया जैस्मीन हो गया, नीम हो गया, नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसकी जो बार्क होती है, छाल, किसी भी ब्रांच की एक छाल को लिया और उसको कट कर लिया, उसकी ऊपर की लेयर को हटा दिया, स्किन वाली जो लेयर है उसको हटा दिया, और उसके ऊपर मिट्टी और कोकोपीट और मैं कहूँगा कि जो आपकी होती है ये कंपोस्ट, ठीक है, उसको मिक्स करके और उसके ऊपर बांध दिया पॉलीथिन के साथ। तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो उस जो जहाँ से वो बार्क हटी थी वहाँ पे नई रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उस हिस्से को काट के और वापस से हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो फिर वहाँ से एक नया नीम का पौधा निकल आता है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है लेयरिंग वाला, ठीक है। इससे बहुत एक ही पेड़ पर बहुत सारे आप प्लांट्स न्यू बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, लेयरिंग वाला। ओके ओके, उसके बाद आते हैं टिश्यू कल्चर बेटा। टिश्यू कल्चर, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर है न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। एक ग्रोइंग टिप को ले लिया जाता है और ये लैब के अंदर होता है टिश्यू कल्चर, मेनली लैब के अंदर, ठीक है। दीज ग्रोइंग सेल आर केप्ट इन अ कल्चर मीडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ठीक है। इसे कल्चर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, उसके अंदर रखा जाता है और उसे कहाँ तक रखा जाता है? कैलस जब तक फॉर्म ना हो जाए। कैलस इज देन ट्रांसफर टू द हार्मोन मीडियम विच कॉजेज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब उसी में हार्मोन्स उसमें डाले जाएंगे, ठीक है, ग्रोइंग हार्मोन्स डाले जाएंगे और उसको ग्रो किया जाएगा। ये बेटा ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल आप नई नई तरीके की स्पीशीज बनाने के लिए होता है लैब के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑर्चिड। अच्छा, ऑर्चिड जो और एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये ज़्यादातर जो टिश्यू कल्चर किया जाता है, एक और बात आपको बता दूं, टिश्यू कल्चर ज़्यादातर उनके साथ किया जाता है जिसमें कोई सीड्स प्लांट में नहीं होते हैं, ठीक है। जिसमें कोई सीड्स प्लांट्स में नहीं होते हैं उन प्लांट्स के साथ ज़्यादा किया जाता है, जैसे बनाना, रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा, और आप कर किसी के भी साथ सकते हो। दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स की प्रोडक्शन की जो उनकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए। न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। जो नए प्लांट्स होंगे वो ऑब्वियस सी बात है सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स जैसे। हेल्प इन ग्रोइंग द सीडलेस फ्रूट। यहाँ पर सीडलेस फ्रूट्स जो हैं उन्हें बनाने के लिए हम काम में लाते हैं। कौन सा? टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेजिटेशन प्रोपोगेशन में है वो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? ठीक है, एक प्लांट है जिसका नाम है राइजोपस। ये क्या करता है, अपने ऐसे बल्ब होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, और इन बल्ब में छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं। स्पोर मतलब होल, ठीक है। और अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं, ये बल्ब जो हैं वो फट जाते हैं और ये हवा की मदद से इधर उधर बिखर जाते हैं, ठीक है। इधर उधर बिखरने के बाद, क्योंकि इनके अंदर होते हैं सीड्स, दे कंटेन सीड्स, तो ये वहाँ पे बिखरने के बाद जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पे नए इंडिविजुअल्स को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नए इंडिविजुअल में के क्रिएशन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। बहुत सारे क्या होंगे? स्पोर्स। बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे स्पोर्स, यही गिरते हैं जाके ज़मीन पे और ये बना लेते हैं एक नया इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पर बनाएगा क्या? राइजोपस। यहाँ क्या बनाएगा? राइजोपस बनाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, और जिसको भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ मेरे ये नंबर है, ठीक है, आप कांटेक्ट करिए, यू विल गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू, बाय बाय।